हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का टॉपिक हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिससे हर एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चन आते ही रहते हैं। तो आप लोग इस चैप्टर को काफ़ी अच्छी तरह से समझिएगा, ताकि इसके बाद, इस वीडियो के देखने के बाद, यदि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप लोग उसे अच्छी तरह से सॉल्व कर सके, एकदम सही सही। तो आप लोग इस वीडियो को काफ़ी ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसके सारे टॉपिक ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। आइए हम लोग देखते हैं उच्छिप्त वर्ण। तो उच्छिप्त वर्ण क्या होता है? जिन ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा मूर्धा को स्पर्श कर तुरंत नीचे गिरती है, उन्हें उच्छिप्त वर्ण कहते हैं। ये कौन कौन होते हैं? ड़ और ढ। ड़ और ढ जो है ये उच्छिप्त वर्ण होते हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण में, अर्थात यदि कोई ध्वनि का हम उच्चारण करते हैं तो हमारी जिह्वा अर्थात जीभ जो है मूर्धा अर्थात जो वो ऊपर का भाग है उसको स्पर्श करके तुरंत नीचे गिरती है, तो ये उच्छिप्त वर्ण होते हैं। जैसे ड़ और ढ़, ठीक है, ड़ और ढ़ ये दोनों उच्छिप्त वर्ण है। इनको आप याद रख लीजिएगा कि उच्छिप्त वर्ण कौन कौन से होते हैं। तो दो ही होते हैं उच्छिप्त वर्ण, ड़ और ढ। इसका नियम हम लोग देखते हैं कि यदि शब्द की शुरुआत इन वर्ण से हो तो लिखते समय इनके नीचे बिंदु नहीं आता है। जैसे ड के नीचे जो ये बिंदी दिया गया है और ढ के नीचे जो ये बिंदी दिया गया है, तो नियम है कि यदि किसी शब्द की, वाक्य की शुरुआत होती है इन शब्दों से, या फिर ड या ढ से शुरुआत होती है, तो इनके नीचे लगा हुआ ये जो बिंदी है वो नहीं आएगा। जैसे हम लोग देखते हैं ये डमरू, ढोलक, डलिया, ढक्कन, डाली, ये शब्द जो है देखिए ड से ढ से ड से ढ से ड से शुरू हुआ है, लेकिन इसके नीचे वाला जो है बिंदी है वो नहीं लगा है। सब में ये बिंदी नहीं लगा है, ठीक है। ना ही डमरू में का ड में ये बिंदी लगा है, ना ही ढोलक के ढ में बिंदी है, ना ही डलिया के ड में, और ना ही ढक्कन के ढ में, और ना ही डाली के ड में, ठीक है। तो इसमें बिंदी नहीं लगा है। क्यों नहीं लगा है? क्योंकि ये शब्द की शुरुआत ही इस वाक्य से हो रही है, इस शब्द से हो रही है, इस वाक्य की शुरुआत ही इस शब्द से हो रही है, तो इस वजह से इसमें ये बिंदी नहीं लगा रहेगा, ठीक है। और ड ढ क्या है? ये उच्छिप्त वर्ण होते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि नियम 2, यदि शब्द के अंतर्गत इनसे पहले आधा वर्ण आता है तो भी पहले लिखते समय इनके नीचे बिंदु नहीं आती है, ठीक है। अर्थात जो ड और ढ है तो इसमें पहले आधा वर्ण आता है। यदि पहले आधा वर्ण आता है तो भी लिखते समय इनके नीचे बिंदु नहीं आती। जैसे देखिए पंडित है, बुढ़ा है, अड्डा है, खंड, मंडल आदि, ठीक है। तो इसमें इसका जो परिभाषा है, तो इसका एग्जाम्पल काफ़ी अच्छा दिया है कि आप लोग जो है अच्छी तरह से इसे समझ पाएंगे कि इनके पहले जो यदि आधा वर्ण आता है, आधा वर्ण जो न है, प के बाद आधा वर्ण न आता है ना, तो उसके बाद ये बिंदी इधर चली जाती है, नहीं लगता है। उसी प्रकार बुढ़ा है तो बू रहेगा और उसके बाद ड रहेगा और ढा रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया बुढ़ा, तो ये भी इसका बिंदी नहीं लगी रहेगी, डबल हो जाता है। तो उसी प्रकार ये भी है, अड्डा हो गया, खंड हो गया, मंडल हो गया। ओके, तो आप लोगों ने इसे अच्छी तरीके से समझा। और हम लोग अब देखते हैं इसका दूसरा कंडीशन कि उपर्युक्त दोनों नियमों के अलावा प्रत्येक स्थिति में इनके नीचे बिंदु आता है। उपर्युक्त दोनों नियमों के अलावा प्रत्येक स्थिति में इनके नीचे बिंदु आता है। मतलब जो ये पहला यहाँ पे जो दिया था, ये एक पहला नियम कि शब्द की शुरुआत इन वर्ण से हो तो बिंदु नहीं लगेंगे, और उसके बाद यदि है कि शब्द के अंतर्गत इनसे पहले आधा वर्ण आता है तो भी इसमें बिंदु नहीं लगेंगे, और उसके बाद बिंदु लगेंगे। कैसे? देखिए, पढ़ाई हो गया, पढ़ाई, लड़ाई, सड़क, पकड़ना और ढूंढना, ये सब जो है आ गए तो ये बिंदु लगेंगे। तो प्रयुक्त दोनों नियमों के अलावा प्रत्येक स्थिति में बिंदु आता है, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा। अब आइए हम लोग अनुस्वार को देखते हैं। इसका प्रयोग पंचम वर्ण के स्थान पर होता है। इसका चिन्ह, ये ऊपर जो बिंदी है वो लगा रहता है, ये है इसका चिन्ह। जैसे संभव को संभव, संजय को संजय और गंगा को गंगा। तो इसका प्रयोग पंचम वर्ण के स्थान पे होता है अनुस्वार का। किसका प्रयोग? जो ये अनुस्वार है इसका प्रयोग पंचम वर्ण के स्थान पर होता है। जैसे पंचम वर्ण म हो गया,
और इसमें भी इया हो गया पंचम वर्ण, संजय में इया पंचम वर्ण हो गया, और संभव में म पंचम वर्ण हो गया, और गंगा में जो अंग है ये भी पंचम वर्ण हो गया। तो इसमें जो है ये अनुस्वार ऊपर लग गया है। जैसे संभव का सम में ऊपर बिंदी लग गया है, संजय का सम में ऊपर बिंदी लग गया है, और गंगा का गंग में ऊपर बिंदी लग गया है, तो ये अनुस्वार हो गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग विसर्ग किसमें लगता है। इसका उच्चारण ह के समान होता है। इसका चिन्ह ये है, इसका चिन्ह जो ये इसमें है ब्रैकेट में दिया हुआ है डबल बिंदी, मतलब विसर्ग को ह के रूप में हम उच्चारण करते हैं और इसका चिन्ह होता है ये डबल बिंदी। जैसे अतः और प्रातः, तो अह तह के त के बाद जो है ये जो डबल लगा हुआ है बिंदी, और प्रातः का जो त के आगे जो डबल बिंदी लगा है वो है, ये भी विसर्ग का ये चिन्ह है। तो ये इसका उच्चारण ह के समान होता है। जैसे अतः अह, प्रातः अह, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको समझा, विसर्ग दो बिंदी लगी रहती तो ये विसर्ग का चिन्ह है, और उसके बाद क्या कहते हैं ये क्या ह के उच्चारण के समान होता है ये। अब हम लोग चंद्र बिंदु देखते हैं। जब किसी स्वर का उच्चारण नासिका और मुख दोनों से किया जाता है तब उसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा दिया जाता है, यह अनुनासिक कहलाता है। जैसे हंसना और आँख। जब किसी स्वर का उच्चारण, स्वर अर्थात अ, आ, छोटी बड़ी ये सभी स्वर है, और इनका उच्चारण यदि हम नाक से और मुख दोनों से करते हैं तो इसके ऊपर चंद्र बिंदु लग जाता है और यह अनुनासिक कहलाता है। जैसे हंसना और आँख, तो ये हम इसका उच्चारण नाक से भी करेंगे और मुंह से। जैसे हंसना है, हम बोलेंगे हंसना, तो इसका हम उच्चारण करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि इसका हम दोनों से सपोर्ट ले रहे हैं, नाक से भी और मुंह से भी। तो हाँ और आँख, तो ये दोनों जो है उच्चारण हम नाक से ले रहे हैं चंद्र बिंदु का, और ये इसका भी आँख का जो चंद्र बिंदु लगा है इसका भी उच्चारण हम लोग नाक और से और मुंह से कर रहे हैं। तो ये भी क्या कहते हैं, ये चंद्र बिंदु का जो ये निशान है ये ऐसे ऊपर लग जाएगा, किसी भी वर्ड के ऊपर लगता है तो ये चंद्र बिंदु हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर तथा 33 व्यंजन गिनाए गए हैं। कितने? हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर तथा 33 व्यंजन गिनाए गए, परंतु इनमें ढ, ढ, अंग तथा अ जोड़ने पर हिंदी के वर्डों की कुल संख्या 48 हो जाती, किंतु ये वर्ड नहीं जोड़े जाते हैं क्योंकि ये जो है अयोग वा होते हैं और ये ड़ ढ जो है उत्क्षिप्त वर्ड होते हैं, इनको नहीं गिना जाता है इन चारों को। तो इन चारों को हटा देते हैं तो 44 हो जाता है। अब हम लोग हलंत देखते हैं। जब कभी व्यंजन का प्रयोग स्वर से रहित किया जाता है तब उसके नीचे एक तिरछी रेखा लगा दी जाती है, यह रेखा हल कहलाती है। हल अर्थात हलंत। हल युक्त व्यंजन हलंत वर्ण कहलाता है। ये मैंने अभी आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि कोई भी यदि हम बिना स्वर की सहायता से किसी भी व्यंजन को लिखें तो वो जो है नीचे हल लग जाए। जैसे हम क लिखते हैं तो इसमें यदि हम ये दिखाना चाहें कि ये बिना स्वर की सहायता से लिखा गया तो इसके नीचे हम हलंत लगा देते हैं, तो ये स्वर पूरा व्यंजन हो गया। और इसका यदि हम इसको हलंत हटा देते हैं तो ये हलंत यदि हम हटा देते हैं तो ये समझ जाइए कि ये पूरा स्वर की सहायता से लिखा गया है, ठीक है। तो ये हलंत हो गया जो नीचे लगा रहता है। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और आप लोगों ने सब जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक को अच्छे से पढ़ा होगा, और मुझे उम्मीद है कि मैंने भी सारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर किया है जो जो एग्ज़ाम में आते हैं। और आप लोगों का बस यही काम है कि आप लोग इसे अच्छी तरह से समझें और अपने दिमाग में एकदम फिट कर लें ताकि कभी भी ये क्वेश्चन का आंसर गलत ना हो। थैंक यू।